जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नाइम है और ये एमएल कोर्स के चैप्टर 5 की दूसरी वीडियो है और ओवरऑल इस कोर्स की ये 9वीं वीडियो है। अब तक अल्बर्ट को समझ आ चुकी है कि कस्टमर की रिस्क स्कोरिंग कैसे करनी है। अब रिस्क स्कोरिंग में हमें ये तो पता चल गया कि रिस्क स्कोरिंग के मैट्रिक्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल कस्टमर की नेशनैलिटी, रेजिडेंसी, प्रोडक्ट और कस्टमर का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। लेकिन उसके साथ साथ अब हमें ये चेक करना है कि कस्टमर जो बता रहा है अपने बारे में क्या वही है, क्या वो एक्चुअल कस्टमर है। तो उसे हम कैसे वेरीफाई करते हैं? उसे हम वेरीफाई करते हैं कस्टमर ड्यू डिलिजेंस से और केवाईसी से। अच्छा, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस ये एफएटीएफ की 10वीं रिकमेंडेशन है, 10th रिकमेंडेशन है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस, जहाँ पे एफएटीएफ रिकमेंड करता है कि तमाम कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस की जाएगी। अब उस ड्यू डिलिजेंस कब ट्रिगर होगी और कैसे की जाती है, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एफएटीएफ की जो रिकमेंडेशंस हैं ये सारी हम ये कवर कर रहे हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस कोर्स में ज़्यादा या जो आपसे रिलेटेड हैं, जो एक नॉर्मल बेसिक एएमएल कंप्लायंस ऑफिसर को उनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, वो तमाम इनमें हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें ये है कि मैं जो रिकमेंडेशन है हम उन्हें तरतीब से की बजाय वो चीज़ें जो एक दूसरे के साथ लिंक हैं ताकि आपको समझ बेहतर तरीके से आ सके, तो हम इस तरह इस हिसाब से इसे लेकर चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो पहली रिकमेंडेशन थी रिस्क स्कोरिंग, और उसके बाद फिर रिस्क स्कोरिंग अप्लाई कैसे होगी, तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के थ्रू। इसलिए मैं जो लिंक हैं रिकमेंडेशन उन्हें साथ लेकर चल रहा हूँ ताकि आपको ये ज़्यादा बेहतर अंदाज से समझ आए, आप इन्हें समझ सकें। बाकी एफएटीएफ की जो रिकमेंडेशंस हैं वो उनके 40 रिकमेंडेशन आप एफएटीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट से उनकी पीडीएफ डाउनलोड करके आप सारी स्टडी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए इनकी तरतीब जो है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब होगी। फॉर एग्जांपल पहले हमने फर्स्ट रिकमेंडेशन डिस्कस की और अब हम 10वीं रिकमेंडेशन डिस्कस कर रहे हैं और इसी हिसाब से हम आगे चलेंगे। अच्छा, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस कब की जाती है? 4 मौक़े ऐसे होते हैं या 4 ओकेजन्स पे या 4 इवेंट्स पे हम इसे करते हैं कस्टमर ड्यू डिलिजेंस को। जब कस्टमर के साथ न्यू बिज़नेस एस्टेब्लिश हो, फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट टाइम आपका कोई कस्टमर बना है, तो उस वक़्त कस्टमर ड्यू डिलिजेंस की जाएगी। कैसे करते हैं ये हम डिस्कस करेंगे। उसके अलावा अगर कोई ओकेशनल ट्रांज़ैक्शन है किसी कस्टमर की, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे कुछ कस्टमर ओकेशनल ट्रांज़ैक्शंस करते हैं, कुछ ऐसे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो यूरोपियन कस्टमर हैं या जो यूरोप में अगर आप में से कुछ लोग रह रहे हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया होगा कि कुछ पेमेंट मेथड ऐसे हैं जहाँ से आप रेमिटेंसेस भेजते हैं। तो वो ओकेशनल ट्रांजैक्शन में बाज़ औक़ात अगर आपकी ट्रांजैक्शन एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से कम है तो आपको एक मुकम्मल रजिस्ट्रेशन नहीं करवानी पड़ती, तो वो ओकेशनल ट्रांजैक्शन होती है। लेकिन अगर वो उस ओकेशनल ट्रांजैक्शन की लिमिट एक ख़ास हद से ज़्यादा है तो उसके लिए भी उन्हें वेरीफाई करना पड़ता है, वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। ये उस तरह के इवेंट्स में ट्रिगर होती है। उसके अलावा अगर किसी पे कोई सस्पिशन है मनी लॉन्ड्रिंग का या टेररिस्ट फाइनेंसिंग का, तो उस वक़्त उसकी ड्यू डिलिजेंस कस्टमर की जाएगी। ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। और अगर किसी जगह पे कोई डाउट आ गया है, कस्टमर की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्यूरेट नहीं है या मुकम्मल नहीं है, तो हम वहाँ पे भी कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं। इसकी हम डिटेल अभी ये देखते हैं। तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस जो है ये सिर्फ ऑनबोर्डिंग में नहीं की जाती। ये नहीं है कि ऑनबोर्डिंग कर ली और उसके बाद ख़त्म, उसे ये हम मुस्तकिल तौर पे करते रहते हैं। तो कस्टमर ड्यू डिलिजेंस जो है ये सिर्फ वन टाइम चीज़ नहीं है कि आपने एक बार ऑनबोर्डिंग के दौरान कर दी और उसके बाद फिर आप नहीं करेंगे। उसे ये मुस्तकिल जैसे ही कस्टमर की कोई प्रोफाइल चेंज होगी, उसका ट्रांजेक्शन बिहेवियर चेंज होगा, ये ड्यू डिलिजेंस कस्टमर की जाएगी। कस्टमर ड्यू डिलिजेंस के अब 3 टियर्स हैं। इसमें स्टैंडर्ड ड्यू डिलिजेंस होती है, सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस होती है और इन्हांस्ड ड्यू डिलिजेंस होती है। अब सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस जो है ये मेजॉरिटी जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये नहीं करते। उसकी वजह ये है कि आपको डॉक्यूमेंटेड प्रूफ चाहिए। एफएटीएफ अलाउ तो करता है स्टैंडर्ड सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस, लेकिन उसमें मसला ये है कि प्रॉब्लमेटिक होती है काफ़ी। अगर आप उससे बेहतर है कि आप स्टैंडर्ड ड्यू डिलिजेंस अप्लाई कर लें, क्योंकि जो सिंप्लीफाइड ड्यू डिलिजेंस है उसमें आपको एविडेंस चाहिए कि वाकई किस वजह से आपने स्टैंडर्ड ड्यू डिलिजेंस किया और रिस्क वाकई बहुत ज़्यादा जेन्युइनली लो था मनी लॉन्ड्रिंग का या टेररिस्ट फाइनेंसिंग का। तो इसलिए नॉर्मल जो इंस्टीट्यूशन है वो दो ड्यू डिलिजेंस अप्लाई करते हैं, उसमें स्टैंडर्ड ड्यू डिलिजेंस है और इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस है। स्टैंडर्ड ड्यू डिलिजेंस में आप आइडेंटिटी वेरीफाई करते हैं कस्टमर की, जिसमें केवाईसी हो गई। कस्टमर से बेसिक सवाल पूछे जाते हैं कि उसका सोर्स ऑफ फंड क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है, नेशनैलिटी क्या है, रेजिडेंस कहाँ पे है। तो ये बेसिक सवाल पूछे जाते हैं आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के साथ साथ।
और इसके अलावा कुछ और क्वेश्चनर भी हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है, आपका मंथली या ईयरली ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कितना होगा। तो इस तरह के सवाल भी कस्टमर से पूछे जाते हैं। इनहेंस ड्यू डिलिजेंस में ये जो सवाल हमने स्टैंडर्ड ड्यू डिलिजेंस में पूछे हैं, इसके साथ साथ उन सवालों उन जो कस्टमर के आंसर्स होते हैं उन्हें सपोर्टिंग एविडेंस भी चाहिए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो वहाँ पे ये चीज़ें डिटेल से पूछी जाती हैं। ये हम कवर करेंगे चैप्टर 6 में इनहेंस ड्यू डिलिजेंस डिटेल के साथ। केवाईसी या नो योर कस्टमर में हम कस्टमर की आईडी को वेरीफाई करते हैं और उसके साथ साथ कस्टमर का प्रूफ ऑफ एड्रेस। और ये इस चीज़ को इंश्योर करता है कि हमारा जो कस्टमर है वो अथेंटिक है, जो कस्टमर क्लेम कर रहा है वो वही है या उसमें कोई प्रॉब्लम है। और इसके साथ साथ हम कस्टमर की स्क्रीनिंग भी करते हैं। अब केवाईसी जो है ये एक कंपोनेंट है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का, और इसी के बिहाफ पे कस्टमर की ड्यू डिलिजेंस होती है, जहाँ पे हम कस्टमर को श्योर होते हैं कस्टमर के बारे में कि अगर कस्टमर ने क्लेम किया उसकी नेशनलिटी फॉर एग्जांपल पाकिस्तान है, तो उसके पास आइडेंटिटी कार्ड है पाकिस्तान का या नहीं। तो ये चीज़ें वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ चेक की जाती हैं केवाईसी में। इसमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी होती है कस्टमर की, प्रूफ ऑफ एड्रेस होता है, और कस्टमर की डिक्लेरेशन होती है जहाँ पे कस्टमर का पर्पस, एक्सपेक्टेड वॉल्यूम, प्रोडक्ट जो है वो कौन सा यूज़ करना है, और सोर्स ऑफ फंड या सोर्स ऑफ इनकम कस्टमर का क्या है। अच्छा, केवाईसी के दो तरीकाकार हैं। एक तो जो ट्रेडिशनल बैंक में आप जाते हैं तो बंदा खुद जाता है वहाँ पे, बैंक में अपना आईडी कार्ड देता है या उसके साथ साथ अपना यूटिलिटी बिल वगैरह दे दिया, और साथ में अब बायोमेट्रिक भी बैंक ने करना शुरू कर दिए बैंक्स में। जो नादरा से गालिबा वो डाटा लेते हैं जिससे वो रिकॉर्ड भी चेक हो जाता है कस्टमर का। ये होगी ट्रेडिशनल बैंकिंग। उसके अलावा जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूशन है जैसे फिनटेक है अल्बर्ट का, ये जैसे बाइनेंस है, इस तरह के दूसरे जो इंस्टीट्यूशन हैं, तो ये आपकी ऑनलाइन केवाईसी करते हैं। उसके लिए आपको इन हाउस बिल्ड करने की ज़रूरत नहीं होती। जो नॉर्मल फिनटेक्स हैं वो रिलाई करती हैं थर्ड पार्टी सोल्यूशंस पे। इसमें मुख्तलिफ वेंडर्स हैं, जिसमें समसब हो गया, शफ्टी प्रो है, वेरीफाई, काफ़ी ज़्यादा थर्ड पार्टी सॉल्यूशंस हैं जो वेरीफाई करते हैं आईडी को, और आपको उस वेंडर्स के पास डायरेक्टली नहीं जाना होता। ये चीज़ें उस एप्लीकेशन में जो आप या जो वेबसाइट आप यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर ही ये आपको एम्बेडेड मिलती हैं। तो आप समझते हैं कि आप वेरिफिकेशन जो नॉर्मल कस्टमर की है वो उसी प्लेटफॉर्म पे हो रही है, लेकिन एक्चुअल में वो थर्ड पार्टी कोई सोल्यूशन है, थर्ड पार्टी कोई वेरीफायर्स होंगे, वो ये चीज़ प्रोवाइड करते हैं, ये वेरिफिकेशन करते हैं। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो केवाईसी के में तीन मैंने बताया कि मेन जो चीज़ें वेरीफाई की जाती हैं, तो उसमें प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी सबसे पहला है। इसमें जो डॉक्यूमेंट्स एक्सेप्टेबल हैं, वैलिड पासपोर्ट हो गया, आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस। अब ड्राइविंग लाइसेंस मुख्तलिफ जुरिस्डिक्शन में इसकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट है। कुछ यूरोपियन कंट्रीज ड्राइविंग लाइसेंस को एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एक्सेप्ट नहीं करती। ये एक चीज़ हो गई। और उसके अलावा रेजिडेंट परमिट हो गया। अगर कोई शख्स किसी यूरोपियन कंट्री में, मिडल ईस्टर्न कंट्री में है, या इवन पाकिस्तान में अगर कोई रिजाइड कर रहा है, तो वो उसका एक रेजिडेंट कार्ड होगा। जो इंडियन कस्टमर्स हैं उनका आधार कार्ड भी एक्सेप्टेबल है, क्योंकि ये एक गवर्नमेंट इशूड कार्ड है जो किसी भी शख्स की आइडेंटिटी को वेरीफाई करता है। अच्छा, इसके दो रूल्स हैं जो मेन उसमें ये है कि एक तो एक्सपायर्ड डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल नहीं होता। जो अगर आपका आईडी कार्ड या पासपोर्ट एक्सपायर्ड है तो वो एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एक्सेप्ट नहीं होगा। और इसके साथ साथ अगर किसी कस्टमर ने 2 साल पहले या 1 साल पहले वेरीफाई किया था और उसका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एक्सपायर हो चुका है, तो बैंक्स या फिनटेक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस कस्टमर को दोबारा से री वेरीफाई करने का कहते हैं, कि जो उनका रिन्यू अगर उन्होंने करवा लिया अपना आइडेंटिटी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट वगैरह या जो भी चीज़ उनके पास है, तो वो उन्हें री अपलोड करना पड़ता है ताकि वो उनकी जो करंट इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट रहे। इसके साथ साथ गवर्नमेंट इशूड का कार्ड होना चाहिए। ये जो तमाम डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया, वह पासपोर्ट, आधार कार्ड, आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या रेजिडेंट परमिट, ये गवर्नमेंट से इशू होता है। अगर किसी शख्स का कोई गवर्नमेंट इशूड कार्ड नहीं है, अगर वो यूनिवर्सिटी कार्ड, कोई स्टूडेंट कार्ड, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये एक्सेप्ट नहीं होते। अच्छा, केवाईसी में जो दूसरा डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है वो प्रूफ ऑफ एड्रेस है। प्रूफ ऑफ एड्रेस में यूटिलिटी बिल हो गया, बैंक स्टेटमेंट्स हो गई, रेंटल एग्रीमेंट हो गए, या कोई ऑफिशियल कॉरेस्पॉन्डेंस है गवर्नमेंट के साथ, या कोई रेजिडेंस डिक्लेरेशन है गवर्नमेंट के साथ, तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट होती हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इशू की गई हैं, और जिस पे उस शख्स का नाम और उसके साथ साथ एड्रेस क्लियरली मेंशन हो। और इसमें यूनिवर्सल जो स्टैंडर्ड है वो 90 डेज से ओल्ड नहीं होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है ये 90 दिन से पुरानी नहीं होनी चाहिए।
अब फिर ऑनलाइन वेरिफिकेशन के लिए इसमें फिर मज़ीद चीज़ें भी ऐड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी पीडीएफ है तो वो स्क्रीनशॉट नहीं होने चाहिए। सेम प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी भी जो है वो लाइव पिक्चर होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसमें एडिटिंग डिटेक्ट नहीं होती। अगर किसी ने कोई एडिटिंग की है तो स्क्रीनशॉट अगर लेंगे तो वो सॉफ्टवेयर के लिए एडिटिंग डिटेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो 90 डे का रूल इसलिए है कि अगर कोई शख्स में भी उन्होंने अपना एड्रेस चेंज कर लिया, तो अगर किसी की कोई 8 महीने पर पुरानी बैंक स्टेटमेंट है तो वो एक रिलायबल सोर्स नहीं होगा कस्टमर के प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए। तो ये 90 डे का रूल जो है ये ज़्यादातर यही फॉलो होता है, लेकिन कुछ जुरिस्डिक्शन में 6 महीने का रूल भी है कि अगर आप उनके डॉक्यूमेंट हो अगर 6 महीने पुराना है तो वो एक्सेप्ट हो जाता है। 6 महीने से ज़्यादा का नहीं होता मेजॉरिटी ऑफ केसेस। लेकिन आप अपनी लोकल जुरिस्डिक्शन जहाँ पे आप एम्प्लॉयड होंगे तो आपको लोकल रेगुलेशन चेक करनी पड़ेगी। यहाँ पे लोकल रेगुलेशन इसलिए ज़रूरी है कि बाज़ औक़ात एफएटीएफ की जो रिकमेंडेशन है उसके साथ साथ लोकल रेगुलेशन को आपने फॉलो करना होता है। एफएटीएफ की जो रिकमेंडेशन है बाज़ औक़ात वो थोड़ी लूज़ होती हैं या वो ज़्यादा एलेबोरेट नहीं की गई होती। तो जो कंट्री है या जो प्रॉपर जुरिस्डिक्शन है जहाँ पे आप एम्प्लॉयड हैं, जहाँ पे आपकी कंपनी लाइसेंस है, तो उसकी रिक्वायरमेंट में भी डिफरेंट हो। फॉर एग्जांपल जो क्रिप्टो ट्रैवल रूल है उसमें एफएटीएफ की रिकमेंडेशन ये है कि अगर कोई शख्स $1000 या यूरो से ज़्यादा की क्रिप्टो करेंसी विदड्रा करता है या रिसीव करता है तो उसका जो डाटा है वो ट्रांसफ़र होगा। लेकिन यूरोप में ये रूल $0 से इम्प्लीमेंट किया गया है। तो इसलिए जो इंस्टीट्यूशन यूरोपियन जुरिस्डिक्शन में है तो वो इस रूल को फॉलो करेंगे, वो 1000 वाला जो रूल फॉलो नहीं करेंगे। अच्छा, इसके साथ साथ कस्टमर की जो डिक्लेरेशन है, क्योंकि तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट में अवेलेबल नहीं होती, कुछ चीज़ें तो होंगी। फॉर एग्जांपल कस्टमर का फुल लीगल नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गई। अच्छा, इसमें से काफ़ी चीज़ें तो हम आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट से एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं, सॉफ्टवेयर एक्सट्रैक्ट कर लेता है खुद से ही। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो डिटेक्ट नहीं हो पाती, तो कस्टमर से डायरेक्टली भी पूछी जा सकती हैं। डेट ऑफ बर्थ तो नॉर्मली अवेलेबल होती है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी पे, और फुल लीगल नेम भी नॉर्मली अवेलेबल होता है। इन सर्टेन केसेस अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो मे बी मिडल नेम नाम मेंशन हो, नॉर्मली ये मेंशन होता है। नेशनैलिटी का हो सकता है बाद औक़ात कस्टमर की अगर डुअल नेशनैलिटी है और जो उसने डॉक्यूमेंट दिखाया उसमें एक सिंगल नेशनैलिटी मेंशन है तो ये भी पूछी जा सकती है कस्टमर से। उसके अलावा कस्टमर की कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होती है जिसमें उसका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर मेंशन होता है, और अकाउंट ओपन करने का या अकाउंट का पर्पस क्या है, यानी कि कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर ने यूज़ करना है, और एक्सपेक्टेड वो एक्टिविटी या एक्सपेक्टेड ट्रांजैक्शन वॉल्यूम कितना होगा मंथली या ईयरली, और सोर्स ऑफ फंड क्या है। अब ये चीज़ें जो हैं ये पूछी जाती हैं, इससे फिर कस्टमर की एक प्रोफाइल पिक्चर बनती है। अब ये सारा डाटा जो है ये कलेक्ट करने के बाद कस्टमर का रिस्क मैट्रिक्स जो हमने डिस्कस किया था पिछली वीडियो में, ये उससे एवेलुएट उस मिड रिस्क मैट्रिक्स से इवेलुएट की जाती है कस्टमर की प्रोफाइल, और उस बिहाफ पे फिर डिसाइड किया जाता है कि कस्टमर की मज़ीद इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस होगी या ये डाटा काफ़ी है। अब ऑनलाइन वेरिफिकेशन कैसे वर्क करती है, इसमें डॉक्यूमेंट जो अपलोड किए जाते हैं कस्टमर के थ्रू वो उनकी ऑथेंटिकेशन चेक की जाती है कि ये फोर्ज डॉक्यूमेंट तो नहीं है, एडिटेड तो नहीं है, लाइव पिक्चर, इसलिए मैंने बताया था कि लाइव पिक्चर इसकी ली जाती है, स्क्रीनशॉट एक्सेप्टेबल नहीं होते। फिर इसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लाइवनेस चेक। अब लाइवनेस चेक में दो चीज़ें होती हैं, एक तो फेस मैच हो जाता है, वो डॉक्यूमेंट जो दिया गया है वो मैच हो जाता है, और दूसरी चीज़ ये कि जो कस्टमर बाज़ औक़ात किसी और की आइडेंटिटी, अगर किसी ने कोई चोरी की है या किसी और कोई आइडेंटिटी थेफ्ट है तो वो डिटेक्ट हो जाती है लाइवनेस चेक से। क्योंकि अगर किसी के डॉक्यूमेंट से किसी के हाथ लग गए और वो उसके बिहाफ पे अकाउंट नहीं खुलवा सकता जब लाइवनेस चेक होगी। और लाइवनेस चेक से एक और भी फ़ायदा होता है कि अगर किसी को ज़बरदस्ती या फोर्सफुली वेरीफाई करवाया जा रहा है तो ये भी नहीं होगा, वो कैमरे में डिटेक्ट हो जाएगा। अगर उसमें मल्टीपल अफराद नज़र आ रहे होंगे, मल्टीपल इंडिविजुअल नज़र आ रहे होंगे तो वो डिक्लाइन हो जाएगी। फिर ओटीपी वेरिफिकेशन होती है, फ़ोन की वेरिफिकेशन। जनरली जो फ़ोन है वो रजिस्टर्ड होता है उस शख्स के नाम पे या किसी और के नाम पे भी हो, तो लेकिन उसके वो एक रजिस्टर्ड होता है किसी के नाम पे, तो वो इसलिए ओटीपी वेरिफिकेशन होती है फ़ोन पे। और उसके साथ साथ ईमेल वेरिफिकेशन भी होती है, जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लेते हैं तो ईमेल के ऊपर भी एक ओटीपी आता है, तो ये चीज़ें वेरीफाई करती हैं कस्टमर को। और उसके साथ साथ जब ये सारा कुछ हो रहा होता है प्रोसेस, तो उस दौरान जब कस्टमर वो लिंक ओपन करता है तो बैक एंड पे उसकी आईपी और लोकेशन, और उसके साथ साथ वो जो कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहा है कस्टमर, वो ये सारी इन्फॉर्मेशन
सेव हो रही होती है सिस्टम में, और उसके साथ साथ ये टाइम स्टैम्प होता है ताकि ऑडिट ट्रेल रहे कि किस टाइम कस्टमर ने लिंक ओपन किया था, कब ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन शुरू की थी, ताकि वो चीज़ें भी डिटेक्ट करती हैं अगर कोई रेड फ्लैग हो। जैसे कि अगर कहीं पे टाइम बहुत ज़्यादा लग गया, या अगर लोकेशन अचानक से चेंज होगी। फॉर एग्जांपल पहले तो लिंक खुला लेट्स से इंडिया में, और उसके बाद जो वेरिफिकेशन थोड़ी देर बाद 10 मिनट बाद दोबारा से लिंक ओपन किया गया यूरोप में, तो ये पॉसिबल नहीं। इट मीन्स कि दो मुख्तलिफ लोग वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये एक रेड फ्लैग होता है, ये फ्रॉड अलर्ट होती है कि यहाँ पे अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है। तो इन चीज़ों को भी सिस्टम डिटेक्ट करता है, और उस बिहाफ पे फिर या तो फिर इनहेंस ड्यू डिलिजेंस होगी, या आईडी को डिक्लाइन कर दिया जाता है। लाइवनेस चेक का जैसे मैंने बताया कि आइडेंटिटी थेफ्ट को बचाने के लिए, ताकि आइडेंटिटी थेफ्ट ना हो, उसकी बचाने के लिए होता है। दूसरा ये, अगर किसी को फोर्स किया गया, फॉर एग्जांपल अगर ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाए, तो वहाँ पे लोग जो उन्होंने उनके पास बंदे होते हैं, उन्हें ज़बरदस्ती उनका अकाउंट खुलवाते हैं, और उसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह भी करने की कोशिश की जाती है। उससे बचाने के लिए ये होती है। और उसके साथ साथ अगर कोई बाज़ औक़ात ये हो सकता है कि अगर किसी शख्स की उन्होंने ज़बरदस्ती या उसकी मर्ज़ी के बगैर वीडियो बना ली, या अनइंटेंशनली किसी से वीडियो बना ली, और उसके बिहाफ पे अगर वो प्री रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करेंगे, तो वो उससे भी बचा जा सकता है लाइवनेस चेक से, अगर लाइवनेस चेक होगी। अच्छा, पोस्ट केवाईसी में ये होगा कि जब आइडेंटिटी वेरीफाई हो जाएगी, ये वो सारा रिकॉर्ड जो नेशनैलिटी है, कस्टमर की रेजिडेंसी है, और इंडस्ट्री है, प्रोडक्ट कौन सा यूज़ करेगा, वो सारा कुछ इकट्ठा किया जाता है, और रिस्क मैट्रिक्स में इवेलुएट होगा, और कस्टमर की प्रोफाइल बनेगी। अगर लो रिस्क होगा तो स्टैंडर्ड एक्सेस मिल जाएगी कस्टमर को, लाइटर मॉनिटरिंग होगी मूविंग फॉरवर्ड। मीडियम रिस्क होगा तो फुल सीडीडी अप्लाई होगी, नॉर्मल रेगुलर मॉनिटरिंग उसकी होगी कस्टमर की। अगर हाई रिस्क है तो इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस होगी। इन्हेंस ड्यू डिलिजेंस हम अगले चैप्टर में कवर करेंगे। इसके साथ साथ अगर प्रोहिबिटेड है, फॉर एग्जांपल अगर कस्टमर की रेजिडेंसी रिस्ट्रिक्टेड कंट्री से है, तो उसकी आईडी डिक्लाइन हो जाएगी। ये कंप्लायंस रिव्यू से के आने से पहले ही ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली डिक्लाइन हो जाएगी। तो बाद औक़ात ये है कि अगर रिस्क हाई है तो कंप्लायंस उसे मैनुअली, बाय कंप्लायंस आई मीन एएमएल डिपार्टमेंट, एएमएल कंप्लायंस डिपार्टमेंट उसे मैनुअली रिव्यू करेगा, और वो उसे डिक्लाइन करेंगे अगर प्रोहिबिटेड है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, पांचवा चैप्टर, जिसमें हमने दो रिकमेंडेशन एफएटीएफ की कवर की हैं। वो रिकमेंडेशन फर्स्ट रिस्क बेस्ड अप्रोच, और रिकमेंडेशन 10 कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। हाँ, इसमें अब इसके फर्दर जो पार्ट्स हैं वो हम चैप्टर 6 में डिस्कस करेंगे कि इनहेंस ड्यू डिलिजेंस कैसे की जाती है, और उसके साथ साथ पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन, क्योंकि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन पे भी नॉर्मली इनहेंस ड्यू डिलिजेंस की जाती है। तो वो दोनों चीज़ें हम एक ही चैप्टर में, चैप्टर 6 में कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साथ साथ आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे इस लेक्चर की पीडीएफ भी मैं शेयर करूँगा, और उसके साथ साथ एएमएल के रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन होंगे तो उनका भी मैं आंसर करूँगा। तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत शुक्रिया।